तरीके से होती है। राघव, उसकी पत्नी मीरा, बेटी आन्या और माँ कमला सब एक कार में है। एक आम परिवार, एक आम सफर पर। बिल्कुल। और फिर राघव वो करता है जो हम में से कई लोग करते हैं, गूगल मैप्स को चकमा देने के लिए एक शॉर्टकट लेता है। ये सोचकर कि जल्दी पहुंच जाएंगे। हाँ, कि वो जल्दी पहुंच जाएगा। लेकिन जल्दी उन्हें एहसास होता है कि सड़क कच्ची हो गई है, फोन का सिग्नल वो जा चुका है और जंगल वो घना होता जा रहा है। और यहाँ से लेखक हमारे पैरों के नीचे से जमीन खींचना शुरू कर देता है। जी। ये जो मॉडर्न दुनिया के सेफ्टी नेट्स है ना, जीपीएस, फोन सिग्नल। हाँ, जीपीएस, फोन सिग्नल, पक्की सड़कें, वो एक एक करके हटाए जा रहे हैं। जी। ये सिर्फ रास्ता खोना नहीं है, ये बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट जाना है। बिल्कुल। और ये एहसास कि आप अकेले हैं और मदद नहीं मांग सकते, ये किसी भी भूत प्रेत से ज्यादा डरावना होता है। ये डर की पहली और सबसे मजबूत नींव है। सही बात है। और वो जंगल, कहानी में लिखा है, जंगल अस्वाभाविक रूप से शांत था। ये लाइन मुझे बहुत अजीब लगी। जंगल शांत नहीं होते, उनमें हमेशा कोई ना कोई आवाज होती है, कीड़े, पक्षी, हवा। लेकिन ये खामोशी, ऐसा लगता है जैसे जंगल ने अपनी सांस रोक रखी हो, किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये खामोशी बेचैन करने वाली है, क्योंकि ये प्रकृति के नियमों के खिलाफ है ना? हाँ, बिल्कुल। जब प्रकृति का सामान्य संगीत बंद हो जाए तो इसका मतलब है कि कोई शिकारी आसपास है। यहाँ लेखक ने पूरे जंगल को ही एक शिकारी बना दिया। अच्छा। वो पेड़ जिनकी शाखाएं आसमान को खरोच रही थी, वो सिर्फ पेड़ नहीं लगते, बल्कि किसी विशाल जानवर के पंजे लगते हैं जो उन्हें घेर रहे हैं। तो मतलब अभी तक कुछ भी अलौकिक नहीं हुआ है? कुछ भी नहीं, लेकिन माहौल इतना तनाव भरा बन चुका है कि हम जानते हैं कुछ बहुत गलत होने वाला है। और फिर उस तनाव भरे माहौल में वो होता है जो कहानी को एक लॉस्ट इन द वुड्स वाली कहानी से उठाकर एक बुरे सपने में बदल देता है। छोटी बच्ची आन्या, जो अब तक खामोश थी, अचानक पूछती है, पापा, हमारे साथ कौन चल रहा है? राघव और मीरा हैरान होकर पीछे देखते हैं, वहां कोई नहीं होता। जब वो उसे टोकते हैं तो वो एक ऐसी बात कहती है जो मेरे तो रोंगटे खड़े कर देती है। क्या? वो कहती है, उसके पैर नहीं है। ये कहानी का टर्निंग पॉइंट है। इस एक लाइन में लेखक ने बहुत कुछ किया है। हॉरर में बच्चों का इस्तेमाल एक क्लासिक तकनीक है, क्योंकि हम मानते हैं कि बच्चे मासूम होते हैं, वो दुनिया को बिना किसी फिल्टर के देखते हैं। तो अगर एक बच्चा कुछ कह रहा है तो उस पर यकीन करना आसान हो जाता है। बिल्कुल, हम उसे आसानी से खारिज नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ बात सिर्फ इतनी नहीं है। तो फिर क्या है? मुझे भी लगा कि उसके पैर नहीं है वाली बात में कुछ और भी गहरा है। बिल्कुल, ये सिर्फ कल्पना पर नहीं छोड़ता, ये हमारे सबसे बुनियादी नियमों को तोड़ता है। हम जानते हैं कि चलने के लिए पैरों की जरूरत होती है। जब कोई कहता है कि कोई बिना पैरों के चल रहा है, तो हमारा दिमाग उस तर्क को सुलझा नहीं पाता। अच्छा, हाँ। ये डर तर्क के टूटने का डर है, जहाँ दुनिया के नियम लागू नहीं होते। और जिस जगह पर नियम लागू नहीं होते, वहाँ कुछ भी हो सकता है। मतलब वो ये नहीं कहती कि कोई भूत है? नहीं, क्योंकि भूत की हमारे दिमाग में एक तस्वीर है। वो एक ऐसी पहेली देती है जिसे हमारा दिमाग सुलझा ही नहीं सकता, और यही चीज उसे बेहद डरावना बना देती है। तो अब माहौल पूरी तरह से बदल चुका है। एक अजीब बात, एक खामोश जंगल, इससे बुरा और क्या हो सकता है? खैर, कार का बीच रास्ते में बंद हो जाना, अब वो ना सिर्फ खो गए हैं, बल्कि उस डरावने जंगल में फंस गए हैं पूरी तरह से। राघव कार से बाहर निकलता है और उसे गीली मिट्टी और किसी चीज के सड़ने की तेज गंध आती है। और फिर वो आवाज आती है। कौन सी आवाज? जंगल के अंदर से कीचड़ में नंगे पैरों के छपाक छपाक की आवाज। और फिर वो आवाज आती है, छपाक छपाक। मेरे लिए कहानी का सबसे डरावना हिस्सा शायद यही था। आपको क्या लगता है, आन्या की बात ज्यादा डरावनी थी या ये आवाज? ये बड़ा मुश्किल सवाल है। आन्या की बात दिमागी तौर पर डराती है, एक मनोवैज्ञानिक डर है। लेकिन ये आवाज ये बताती है कि खतरा अब सिर्फ एक एहसास नहीं है, वो सच में वहाँ है। हाँ, वो सच में वहाँ है और वो उनकी तरफ आ रहा है। और ये आवाज आन्या की बात को और भी उलझा देती है ना? कैसे? अगर उसके पैर नहीं है तो ये छपाक छपाक की आवाज कहाँ से आ रही है? क्या वो कोई और है, या वो चीज किसी ऐसे तरीके से चल रही है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते? यहीं पे दिमाग घूम जाता है। पहले बच्ची कहती है पैर नहीं है, और पैरों की आवाज आ रही है। ये तो उल्टी बात हो गई। ये अनिश्चितता डर को कई गुना बढ़ा देती है। और तभी कार में बैठी माँ कमला, जो शायद अपने अनुभव से कुछ जानती हैं, हाँ, वो चिल्लाती हैं, पीछे मत देखना। ये एक चेतावनी है।
जो लगभग हमेशा नजरअंदाज की जाती है। और मीरा वही करती है, वो पीछे देख लेती है और उसे पेड़ों के बीच वो आकृति दिखाई देती है। कहानी में उसका वर्णन बहुत अजीब है, लंबी मुड़ी हुई, जिसका शरीर अस्वाभाविक रूप से लंबा था, लेकिन सबसे अजीब उसका चेहरा था, चिकनी मिट्टी जैसा सपाट, सिवाय एक बहुत बड़े मुंह के जो एक मुस्कान में खींचा हुआ था। और बस सिर्फ एक मुस्कान। हाँ, और जैसे ही मीरा उसे देखती है, कार के दरवाजे अपने आप जोर से बंद हो जाते हैं। यहाँ लेखक एक बहुत ही खास मनोवैज्ञानिक तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। मनोविज्ञान में इसे अनकैनी वैली कहते हैं। अनकैनी वैली? अनकैनी वैली ये वो अजीब सी बेचैनी है जो हमें तब होती है जब कोई चीज इंसान जैसी तो दिखती है पर पूरी तरह से नहीं, जैसे कोई रोबोट या कोई बहुत असली दिखने वाली गुड़िया। अच्छा। हमारा दिमाग उसे इंसान मानने से इनकार कर देता है और यही चीज उसे बेहद डरावना बना देती है। ये आकृति भी वैसी ही है, इंसानों जैसा शरीर लेकिन जरूरत से ज्यादा लंबा, इंसानों जैसा मुंह लेकिन उस पर सिर्फ एक विशाल मुस्कान। लेखक ने यहाँ उसी नस को दबाया है। वो मुस्कान, मुझे पता है कि आकृति का मुड़ा हुआ शरीर और सपाट चेहरा डरावना है, लेकिन मेरे लिए वो मुस्कान सबसे ज्यादा परेशान करने वाली थी। बिल्कुल, वो दोस्ती वाली या खुशी वाली मुस्कान नहीं लगती। नहीं, वो एक शिकारी की मुस्कान, चेहरे पर कोई और भाव ना होना, सिर्फ एक स्थिर विशाल मुस्कान। ये दिखाता है कि वो भावनाहीन है, उसमें गुस्सा, दुख या खुशी नहीं है, सिवाय एक आदिम इरादे के। ये मुस्कान उसे और भी ज्यादा अमानवीय बना देती है। हाँ, और कार के दरवाजों का अपने आप बंद हो जाना इस बात पर मुहर लगा देता है कि ये कोई जानवर या इंसान नहीं है। वो परिवार अब उस शक्ति के जाल में, उसकी पकड़ में पूरी तरह फंस चुका है। कार के अंदर अब तो दहशत का माहौल है। आन्या, जिसने सबसे पहले खतरे को भांपा था, अब रोते हुए फुसफुसाती है, पापा वो गुस्से में है। वो कहता है कि सड़क उसकी है, और जैसे वो ये कहती है, जंगल में अचानक से सैकड़ों फुसफुसाहटें गूंजने लगती हैं। सब एक ही बात दोहरा रही हैं, तुम गलत रास्ते पर आ गए। अब देखिए, कहानी में एक और परत जुड़ गई है। अब खतरा और उसका मकसद दोनों बिल्कुल साफ है। हाँ, कि ये कोई संयोग की घटना नहीं थी। नहीं, ये कोई आवारा भूत नहीं है। वो परिवार एक ऐसी जगह पर आ गया है जहां उन्हें नहीं होना चाहिए था। हाँ, उन्होंने किसी के क्षेत्र में घुसपैठ की है। वो कहता है कि ये सड़क उसकी है। ये पंक्ति उस आकृति को एक मकसद देती है कि वो अपनी जगह की रक्षा कर रहा है। हाँ, और ये परिवार घुसपैठियां हैं। अब वो सब शिकार नहीं है, वो दोषी भी है। और वो फुसफुसाहटें, ऐसा लगता है जैसे पूरा जंगल ही उनके खिलाफ हो गया। अब सिर्फ एक आकृति नहीं है, बल्कि सैकड़ों आवाजें जो उन्हें दोषी ठहरा रही हैं। ये मनोवैज्ञानिक रूप से उन्हें तोड़ने जैसा है। आप एक दुश्मन से लड़ सकते हैं, लेकिन जब पूरा माहौल ही आपका दुश्मन बन जाए तो आप कहाँ जाएंगे? और ठीक इसी पल, जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, हाँ, कोई उम्मीद नहीं बची, कार का इंजन अपने आप दहाड़ते हुए चालू हो जाता है। राघव एक पल भी नहीं सोचता और पूरी रफ्तार से कार भगा देता है। और वो आकृति, पीछे देखने पर वो आकृति अजीब तरह से उनके पीछे दौड़ती हुई दिखती है, जिसके पैर गलत दिशा में मुड़ रहे हैं। और वो मुस्कान, वो और भी चौड़ी होती जा रही है। मेरा एक सवाल है, कार का अपने आप चालू होना, क्या ये भागने का एक मौका था या उसी खेल का हिस्सा? यही तो इस कहानी की खूबी है। ये हमें कोई सीधा जवाब नहीं देती। क्या ये किसी दैवीय शक्ति का हस्तक्षेप था, या फिर वो आकृति ही उनके साथ खेल रही थी? चलो भाग कर दिखाओ। मर्जी से नहीं, बल्कि उसकी मर्जी से भाग रहे हैं, ये और भी ज्यादा डरावना है। और उसके दौड़ने का तरीका, पैर गलत दिशा में मुड़ रहे हैं, ये फिर से उसी अनकैनी एहसास को मजबूत करता है। वो प्रकृति के हर नियम को तोड़ रही है। और फिर अचानक, जैसे एक बुरा सपना टूटता है, वैसे ही सब खत्म हो जाता है। जंगल की सीमा आ जाती है और वो एक हाईवे पर पहुंच जाते हैं। और सुबह हो रही है। सुबह की पहली रोशनी फैल रही है, गाड़ियां गुजर रही हैं, एक सामान्य दुनिया। सबको लगता है कि बुरा सपना खत्म हो गया। मीरा राहत की सांस लेती है। ये एक क्लासिक साहित्यिक तकनीक है। तनाव को चरम पर पहुंचाने के बाद लेखक उसे अचानक से गिरा देता है। इसे फॉल्स डॉन या झूठी सुबह कह सकते हैं। अच्छा। पाठक और कहानी के किरदार दोनों को एक पल के लिए राहत मिलती है। उन्हें लगता है कि वो खतरे से बाहर आ गए हैं, सुरक्षित जगह पर पहुंच गए हैं। ये झूठी सुरक्षा की भावना पैदा की जाती है ताकि अगला और आखिरी झटका और भी ज्यादा असरदार हो। बिल्कुल। अगर कहानी यहाँ खत्म हो जाती तो ये एक अच्छी डरावनी कहानी होती, लेकिन लेखक के इरादे कुछ और थे।
राघव राहत की सांस लेने ही वाला होता है कि उसकी नजर डैशबोर्ड पर नीचे जाती है और फिर कहानी की आखिरी सबसे भयानक पंक्ति सामने आती है। क्या? पिछली सीट से कीचड़ से सने पैरों के निशान सीधे आन्या के पैरों तक गए थे। बूम! और इस एक लाइन के साथ कहानी का पूरा मतलब बदल जाता है। ये अंत इतना शानदार इसलिए है क्योंकि ये डर की जगह को बदल देता है। मतलब? अब तक डर बाहर था, जंगल में, पेड़ों के पीछे, कार के बाहर। लेकिन ये लाइन बताती कि खतरा बाहर नहीं था, वो उनके साथ उनकी कार के अंदर आ चुका था। ओह! जो डर जंगल में था वो अब उनके सबसे सुरक्षित समझे जाने वाले स्थान, उनके परिवार के अंदर पहुंच गया। सच कहूँ तो जब मैंने पहली बार ये लाइन पढ़ी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं रात में भी इसके बारे में सोचती रही। वो कीचड़ के निशान, इसका मतलब है कि वो चीज कार के अंदर आई थी। हाँ। वो आन्या के ठीक बगल में खड़ी थी और शायद अब भी वही है, किसी न किसी रूप में। हाँ, और यही बात इस अंत को इतना असरदार बनाती है। ये कहानी को एक सवाल के साथ खत्म करती है। क्या वो आकृति सच में पीछे रह गई या उसका कोई हिस्सा, कोई अंश अब आन्या के साथ है? क्या उसने आन्या पर कब्जा कर लिया है? हो सकता है। क्या वो अब हमेशा उनके साथ रहेगी? ये एक अनसुलझा डर है, एक ऐसा डर जिसे आप पीछे नहीं छोड़ सकते, जिससे आप भाग नहीं सकते, क्योंकि वो डर अब आपके परिवार का, आपके घर का हिस्सा बन गया है। इस कहानी को इस तरह से तोड़ कर देखना कमाल का है। ये एक छोटी सी कहानी है, लेकिन इसमें डर की इतनी परतें हैं। सुनसान जगह पर फंस जाने का डर, प्रकृति के नियमों के टूटने का डर, एक अजीबोगरीब आकृति का डर, और आखिर में वो सबसे गहरा डर जो आपके साथ आपके घर आ जाता है। ये कहानी हमें दिखाती है कि सबसे बड़ा डर अनजानी ताकतों या बाहरी दुनिया के राक्षसों का नहीं होता। सबसे बड़ा डर उस खतरे का होता है जो हमारी सबसे सुरक्षित जगहों में घुसपैठ कर लेता है। वो डर जिसे हम देख नहीं सकते लेकिन हमेशा महसूस कर सकते हैं। बिल्कुल, वो डर जो हमारे अपनों का हिस्सा बन जाता है। और ये कहानी एक बहुत ही परेशान करने वाला सवाल हमारे लिए छोड़ जाती है। हाँ, ये कहानी हमें एक ऐसी स्थिति में लाकर छोड़ देती है जहां से कोई रास्ता नहीं है। ये पूछती है कि जब आप जिस राक्षस से भाग रहे हों वो पहले से ही आपके साथ गाड़ी में बैठा हो, आपकी पिछली सीट पर, तो आप क्या करते हैं? अब भागकर जाएंगे भी तो कहाँ जाएंगे?